हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीए में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएम के पार्ट नंबर 6 और ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट की, लाइक अ सिंकिंग फंड्स। और सिंकिंग फंड्स में हम लोग इनके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे कि किस टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं और कैसे हम लोग उनको फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट जल्दी से सब लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सिंकिंग फंड्स के बारे में। चलो भाई, चलो तो देखते हैं यहाँ पे। अगर अब सिंकिंग फंड्स के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सिंकिंग फंड्स होता क्या है, सिंकिंग फंड्स है क्या। देखो, सिंकिंग फंड्स क्या होता है, जो भी आपकी सेविंग्स होती है, ठीक है, आप हर महीने कोई पैसा सेव करते हो तो कि आगे चल के आपको एक बड़ा कोई चीज़ यहाँ पे फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको कोई चीज़ ज़रूरत है या कोई चीज़ परचेज करनी है या वट एवर नीड, जो भी आपकी नीड्स हैं, तो उसके लिए जो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो, दैट इज़ अ सिंकिंग फंड्स। वो आपके क्या कहलाते हैं, सिंकिंग फंड्स कहलाते हैं। तो सिंकिंग फंड्स को हम लोग यहाँ पे एक लाइन में थ्रू ये समझ सकते हैं कि व्हेन वी सेव अ लिटिल मनी एवरी मंथ, एक छोटा सा अमाउंट अगर हम एवरी मंथ यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं फॉर ए बिग ड्रीम, एक बड़े से ड्रीम के लिए, लाइक जैसे आपको एक कार खरीदनी है या फिर एक हाउस खरीदना है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंकिंग फंड्स बोलते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि सिंकिंग फंड्स भी आपकी एक तरह की क्या है, एन्युटी है। कैसे, जैसे आप सिंकिंग फंड्स में क्या करते हो कि हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट यहाँ पे क्या करते हो, सेव करते हो। पहली प्रोसीजर कि आपका ये हर महीने सेव हो रहा है, तो यानी आपका एक फिक्स अमाउंट हो गया। दूसरा प्रोसीजर, यहाँ पे आपको कोई भी टाइम का यहाँ पे ब्रेकअप नहीं हुआ, टाइम का यहाँ पे क्रंच नहीं हुआ, और आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो पीरियोडिक पेमेंट है वो आपकी पूरी चलती जा रही है, ठीक है, तो टाइम का भी यहाँ पे कहीं ब्रेकअप नहीं हुआ, दैट इज अ, तो ये आपका क्या कहलाता है, एक तरह की एन्युटी। तो सिंकिंग फंड्स भी आपकी एक तरह की एन्युटी है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, यानी हमें कितना अमाउंट एवरी ईयर इन्वेस्ट करना चाहिए सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, जो हमें अगले 10 साल में 3 लाख रुपए वो दे दे, ठीक है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, इंटरेस्ट जो हो रहा है हमारे पास कितना हो रहा है, 10% कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमें एक यहाँ पे क्या करना है, फिक्स अमाउंट, हमें यहाँ पे चीज़ों को क्या करना है, फिक्स अमाउंट हमें यहाँ पे देना है। फिक्स अमाउंट का अगर हम लेना है तो हम हर महीने आपका एक यहाँ पे पर एनम के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से हमें एक फिक्स अमाउंट यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है, जो आगे आने वाले 10 ईयर्स, एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स में हमें टोटल कितना यहाँ पे रुपए बन जाए, 3 लाख रुपए आपका बन जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, आपको फ्यूचर वैल्यू पता है कि भाई हमारी फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 3 लाख होगी, ठीक है। आपको ये अमाउंट निकालना है कि जो अमाउंट आप एवरी ईयर यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, वो आपको अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज उस अमाउंट को अगर मैं यहाँ पे पी ले लूँ कि आपने एक प्रिंसिपल जो है वो एवरी ईयर यहाँ पे क्या किया है, सेव किया है, ठीक है। तो इसमें जो वो सिंकिंग फंड्स में आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंकिंग फंड्स में आपका जो फॉर्मूला लगता है वो आपने जो एन्युटी रेगुलर में फॉर्मूला पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू निकालने का, वही आपका फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था वही आपका यहाँ पे लग जाएगा कि फ्यूचर वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, पी, और पी जो हम लोग यहाँ पे सेव कर रहे हैं एवरी ईयर, ये वही पी है, ठीक है, वही एक अमाउंट है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है पी, ठीक है। तो फी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + r/100 की पावर n-1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, r/100, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये पी अमाउंट जो हम एवरी ईयर सेव कर रहे हैं यही हमें फाइंड करना है। तो सिंकिंग फंड्स में आपका ये वाला फॉर्मूला जो है एन्युटी रेगुलर का जो आपने पढ़ा था वो वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। तो बस आपसे क्या कह रहा है कि कितना हमारा एवरी ईयर अमाउंट सेव होना चाहिए कि हमें फ्यूचर में यानी 10th ईयर के एंड में हमें यहाँ पे 3 लाख रुपए मिल जाए। तो बस फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है आप ये बताओ, 3 लाख है यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3 लाख दे रखी है। पी का अमाउंट आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1 + r, r की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, इसकी पावर हम लोग कर देंगे n-1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, r/100 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी,
10 डिवाइडेड बाई 100। तो बस आपको क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इतने पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 + 10/100 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हो गया 0.1, तो यानी हो गया 1.1। n की पावर जो हमारे पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है जरा बताओ। n की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 10 ईयर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 ईयर्स। तो आप कैलकुलेट करोगे, 1 क्या बताया था मैंने, 1.1 आया, पावर 10 निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो 1.1, पावर 10 है, एक कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस कितना कर देंगे हमारे पास 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास इस टाइप की, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इस वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। इससे अगर डिवाइड करना है तभी हमारा पी अमाउंट आएगा। तो इससे डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको अपॉन में ले जाना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लियर करके दोबारा नहीं लिखोगे, आप इसको अपॉन में ले जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड दबा देंगे, उसके बाद इक्वल टू दबा देंगे, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई जो 3 है उसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है 3 लाख का, तो 3 1 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18,823.6184, ये आपका आंसर हो जाएगा 18,823.6184। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इतना अमाउंट अगर आप एवरी ईयर सेव करते हैं तो आपके फ्यूचर में 10 साल के एंड में आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, सिंकिंग फंड्स को। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब सिंकिंग फंड्स की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। सिंकिंग फंड्स में एप्लीकेशंस यहाँ पे 3 तरह की होती है। पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, लीजिंग। ये लीजिंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, और वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो इन 3 तरह के हम लोग यहाँ पे चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, लीजिंग की। लीजिंग क्या होता है, अब लीजिंग आप सभी को पता है कि जब आप कोई चीज़ परचेस नहीं कर पाते हैं और आप उस चीज़ को रेंटल में लेते हैं तो दैट इज़ वो आपका क्या कहलाता है, लीजिंग। सपोज आपको एक घर पसंद आया और आप इतना फंड नहीं है कि आप उस घर को परचेज कर पाओ, तो आपने कहा यार रहना तो है मुझे इस घर में, तो चलो इसको रेंट पे ले लेते हैं, यानी लीजिंग पे ले लेते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, लीजिंग कहलाता है। यानी व्हेन यू रेंट समथिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग इट इज कॉल्ड अ लीजिंग, तो वो आपका क्या कहलाता है, लीजिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब लीजिंग में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन देगा आपको लीजिंग में। लीजिंग में कह देगा कि एबीसी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट्स कॉस्टिंग कितना, 3,60,000, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 3,60,000 है, फॉर ए 5 ईयर्स पीरियड। कितने ईयर्स की पीरियड की बात कर रहा है यहाँ पे, 5 ईयर्स पीरियड की बात कर रहा है। इट हैज ए फिक्स्ड अ रेंटल ऑफ रुपीज 1,05,000 पर एनम पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो कह रहा है कि सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जो कह रहा है ऑन विच मनी कैन बी स्टेटेड बाय द कंपनी, इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी। क्या ये एग्रीमेंट कंपनी के फेवर में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, इसके लिए हमें यहाँ पे ये करना होगा कि आप जो ये जो रेंट दे रहा है ये कितना दे रहा है, ये रेंट दे रहा है एवरी ईयर कितना, 105,000 और 105,000 एवरी ईयर, ये आपका रेंट दे रहा है 105,000, इस टाइप से रेंट दे रहा है, ठीक है ना। और इसकी जो टोटल एसेट्स की कॉस्टिंग है वो कितनी है हमारे पास, 3,60,000 रुपए है टोटल आपकी इसकी कॉस्टिंग है। तो हमें ये देखना होगा कि भाई अगर आप एवरी ईयर इतना रेंट दे रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितना यहाँ पे 14%। तो 14% के हिसाब से आपका कितने साल का बोला गया है, 5 ईयर्स का। तो 14% के हिसाब से 5 ईयर्स का अगर आप इतना हर साल आप रेंट दे रहे हो तो आपकी जो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू है वो क्या बन रही है। अगर फ्यूचर वैल्यू इससे कम आ रही है तो बेटर है, और अगर लेकिन इससे ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर आपका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब बच्चे यहाँ पे क्या पूछते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन में, इसके पहले वाले में तो हमने वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया था, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो बच्चों, आज मैं आपको एक दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। अगर सोचो कि आपको
जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे भी अगर हम लोग इसकी बात करें या आगे आने वाले क्वेश्चंस की बात करें, उनके लिए आपको अगर कोई भी फॉर्मूला ना तैयार करना पड़े, सिर्फ कैलकुलेटर के कमाल से ही आपका सारा आंसर आ जाएगा। बस आपको एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी है, ठीक है क्या, कि भाई हमें फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू का खैर आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है, क्योंकि ये भी एक तरह की एन्युटी है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला से नहीं करेंगे, हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमें जो निकालनी है तो हमने ले लिया यहाँ पे पी क्या हो गया हमारे पास, जो अभी मैंने आपको बताया था कि आप एवरी ईयर जो है वो जितना अमाउंट यहाँ पे दे रहे हो दैट इज़ अ पी, और इसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, कि 14% के हिसाब से 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या है, और उसका जो पी अमाउंट है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको सभी में निकालना है, चाहे आप फ्यूचर वैल्यू निकालो चाहे आप किसी के प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है ना। और पी का अमाउंट कितना है 1,05,000, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे निकलता है, अब आप सभी को पता है कि कंपाउंडिंग आपने पढ़ रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, 1 में ले जाना होता था। तो अगर आपसे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पूछा जाए 14% के हिसाब से 5 ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इंटरेस्ट फैक्टर हमारा क्या होगा, तो 14% है। और आप सभी को पता है 14% मतलब कितना होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में 1/1 + R/100, ठीक है, यानी 1 + 14/100 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 1.14, और पावर कितनी है यहाँ पे 5 है। तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं सुनो, इसमें हमने क्या करना होगा 1 डिवाइडेड बाई, बहुत ध्यान से बनना, सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल है, कोई आपका फॉर्मूला नहीं है, 1 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे 1.14 किया, 1 डिवाइडेड बाई 1.14। अब 5 ईयर्स है तो मल्टीप्लाई दबा दो, इक्वल टू दबा दो 5 ईयर्स तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये आया कैसे होगा, ये सभी का ऐड ऑन करके, क्योंकि सभी के प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होगी, तो अब आप जीटी का बटन दबा दो, जीटी का बटन दबा दिया और मल्टीप्लाई कर दो 1,05,000 का, बस खत्म, 105 1 2 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पास 3,60,473, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई 3,60,473.50। अब आप देखो आपकी कॉस्ट कितनी थी, इतनी थी, ये कॉस्ट आ गई इतनी, लॉस हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि क्या ये एग्रीमेंट फेबल है कंपनी के, नो ये फेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लेसर में जाएगा, आपका लॉस में जाएगा। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, समझ गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है तो आप जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो, जो भी पैसा आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, उसकी एक वर्थ होनी चाहिए, वो पैसा सही कामों में यूज़ होना चाहिए। मतलब वो पैसा आप ऐसी जगह खर्च करोगे कि अगर आप कोई वैल्यू परचेज कर रहे हो, कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, तो वो लॉन्ग पीरियड तक चले, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड तक, तो वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो किस टाइप से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो जैसे आपसे कहेगा कि एक मशीन है, कैन बी परचेज फॉर ₹50,000, ठीक है, मशीन को हम परचेज कर सकते हैं 50,000 रुपये में। मशीन विल कंट्रीब्यूट ₹12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। मशीन को हमें कंट्रीब्यूट करना होगा, पड़ सकता है 12,000 पर ईयर, यानी 12,000 पर ईयर, तो 12,000, फिर आपका दे रखा है यहाँ पे 12,000, फिर आपका दे रखा है यहाँ पे 12,000, इस तरीके से। नेक्स्ट कितने ईयर्स तक है यहाँ पे, 5 ईयर्स तक है हमारे पास। और आपसे कह रहा है एज्यूम बोरिंग कॉस्ट जो है 10% पर एनम है, तो भाई 10% पर एनम के हिसाब से कितने ईयर्स का है यहाँ पे आप बताएंगे, 5 ईयर्स का। तो पहले हमें क्या करना होगा, आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज और नो, तो पहले हमें देखना होगा इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू इससे कम आ जाती है, इससे कम आ जाती है इसकी फ्यूचर वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि आपको मशीन कभी भी परचेस नहीं करनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा आएगी तभी तो आपको फ़ायदा है, ठीक है ना। तो फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना होगा। फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी फ्यूचर वैल्यू होगी, तो जो भी हमारा पी होगा, पी मतलब जो भी हमारा एवरी ईयर अमाउंट होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से। अब ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जैसे मैंने इसके पहले बताया था वैसे यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लो। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है आप ये बताओ, 12,000 है, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 10% के हिसाब से 5 ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। देखो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, 10% के हिसाब से 5 ईयर्स का, तो क्या करेंगे 10% मतलब 1.1, तो ये हो जाएगा 1/1.1, ठीक है, 1/1.1 मल्टीप्लाई कितने करना है, इक्वल टू कितने बटन दबाना है, 5, 1 2 3 4 5, फिर क्या करोगे जीटी के बटन दबा दोगे, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12,000 से, 12
ये कितना आ गया हमारे पास 1000, कितना आ गया 45,489.44। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 45,489.44। इसका मतलब ये जो है ये इससे कम है, तो इसका मतलब ये आपके हित में नहीं है। तो आपसे कह रहा है क्या कि वेदर मशीन शुड बी परचेज और नो मशीन कभी भी परचेज नहीं करनी चाहिए आपको, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब देखो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से समझना है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पापा ने आपसे 100 रुपये लिए, ठीक है, आपके पापा ने कहा कि बेटा हमको 100 रुपये दे दो, हाँ 5 साल के लिए, ठीक है ना, मतलब 100 रुपये हमें दे दो, हम अगले 5 साल में तुम्हें हर साल क्या करेंगे, जो आपने 100 रुपये मुझे दिए हैं तो आप मुझे 100 रुपये दे दो, हम क्या करेंगे कि अगले 5 साल तक, मुझे 5 साल तक के लिए चाहिए, ठीक है ना, तो अगले 5 साल तक मैं आपको हर साल 100 रुपये जो आपने मुझे दिए हैं उस पर मैं आपको हर साल 10-10 रुपये आपको देता रहूँगा। मतलब हर साल आपको 10 रुपये दूंगा, साथ में 5 ईयर के एंड में 10 रुपये तो दूंगा, जो आपने 100 रुपये दिए हैं वो भी दूंगा, ठीक है, क्लियर, बोलो। तो ये आपका क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। लेकिन आप कोई बॉन्ड ज़रूरी है या कोई बॉन्ड की कीमत आप कैसे पहचानोगे कि हमें बॉन्ड अगर परचेज़ करना है तो हमें कितने में परचेज़ करना चाहिए, क्या वो हमारे लिए फिजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या कहलाता है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड आपसे ये कहलाता है जैसे पापा ने आपसे लिए थे कितने 100 रुपये लिए थे, ठीक है ना, और हर साल आपको कितने रुपए दे रहे थे 10 रुपये, तो 100 का 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा था हमारे पास 10% लग रहा था। लेकिन आपने ये देखा यार कि आपके पास में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो कह रहा था कि भाई तुम हमें 100 रुपये दे दोगे अगले 5 साल तक, तो हम तुम्हें 10% नहीं, हम तुम्हें 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। यानी मार्केट में आपका चल रहा है 14%, लेकिन आपके पापा ने दिया आपको कितना 10%। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये तो फिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमें उस बॉन्ड की वैल्यूज को पता करना होता है कि बॉन्ड हमें कितने में परचेज करना चाहिए, वो बॉन्ड की असली कीमत क्या है, वही चीज़ आपको कहलाती है बॉन्ड। तो इसको हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म्स में समझ लेते हैं कि द मनी स्पेंट ऑन थिंग्स वी बाई वंस एंड यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड ए, ये तो अच्छा, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं दे रखा था। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड जो मैंने बताया वो आपका यही था, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पे आ गया, जो इसके पहले वाला था कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये देखो ये इसके पहले वाला था ना, वही चीज़ यहाँ पे लिख गई है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, वही होता है कि आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए और आपको हर साल 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये आप दे रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी क्लियर, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी थी, ये आपको निकालना है कि आपको अगर हर साल 10-10 रुपये मिल रहे हैं, आपको अगर हर साल 10-10 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसकी आज की समय की कीमत क्या है, क्या आज की समय की कीमत जो हमें 10-10 रुपये अगले साल मिलेंगे उसकी कीमत से फिजिबल है या नहीं है। वही चीज़ जो आप आज की कीमत निकालते हो वही आपका कहलाता है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। चलो तो अब इसमें देखो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि एन इन्वेस्टर इंटेंट परचेजिंग अ 3 years ₹1000 पार वैल्यू, ठीक है, 1000 पार वैल्यू जो आपके पापा ने आपसे 100 रुपये लिए थे वही चीज़ है। तो 1000 पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग ए नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10% का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि एक इन्वेस्टर है वो परचेजिंग करता है 3 साल के लिए 1000 रुपये पार वैल्यू पे, हैविंग नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना है हमारे पास 10%। तो 1000 का 10% मतलब कितना हो गया 100 रुपये। तो पहले साल पे 100 रुपये, दूसरे साल पे 100 रुपये, तीसरे साल पे आपका 100 रुपये तो देगा, साथ में 1000 रुपये और दे देगा, ठीक है, तीसरे साल पे, ये दूसरे साल पे, ये फर्स्ट ईयर पे, ये सेकंड ईयर पे। जैसे आपके पापा ने आपसे कहा था कि हम हर महीने 10-10 रुपये तो आपको देंगे, साथ में 5वें साल के अंत में जो आपने 100 रुपये दिए हैं वो भी देंगे और 10 रुपये तो आपको मिलेंगे। वैसे यहाँ पे भी कह रहा है कि 100 रुपये आपको देंगे, लेकिन तीसरे साल के अंत में आपको 100 रुपये और प्लस 1000 रुपये जो हमने आपसे लिए हैं वो तो आपको देंगे, ठीक है। कह रहा है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज, आपसे कह रहा है कि बॉन्ड कितने रुपए में परचेज करना चाहिए। नाउ इफ इट मेजर एट द पार एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड द रेट ऑफ रिटर्न 14%, कि उसको 14% का रेट ऑफ रिटर्न मिले, ठीक है ना। इसका मतलब आपको ये निकालना है कि भाई हमें कितने रुपए में परचेज करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको ये निकालना है कि इसकी आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इसकी आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी और इसकी आज के हिसाब से
प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। मतलब इस 100 रुपये पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आज के हिसाब से। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 इंटू 1/1 प्लस r/100 की पावर क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 साल का है, ठीक है। इसकी आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 इंटू 1/1 प्लस r/100 की पावर कितनी 2, क्योंकि 2 साल के हिसाब से आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इस पूरे की कितनी हो गई हमारे पास 1100 हो गई, तो हम कह सकते हैं 1100 इंटू 1/1 प्लस r/100 की पावर 3 इसकी आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या है। और इन सभी को ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट करना है सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसीजर आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है जरा बताओ, 14% का रेट ऑफ रिटर्न जा रहा है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 14 रखोगे तो 1.14 हो जाएगा। तो इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू को निकाल करके इन सभी का सम कर देते हैं। तो इसको कैलकुलेटर में कैसे यूज़ करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं पहले इसको सॉल्व कर रहे हो फिर इसको सॉल्व कर रहे हो फिर इसको सॉल्व कर रहे हो फिर सभी लोग आप लोग इसको क्या कर रहे हो यहाँ पे प्लस कर रहे हो, नहीं। अब आप देखो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से समझना। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस टाइप से हम लोग यहाँ पे इसको देखना चाहता है। तो आप देखो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करेंगे। सो अब यहाँ पे होगा m प्लस m माइनस और यहाँ पे आपका MRC का यूज़ आएगा, ठीक है। हमें सबको मल्टीप्लाई करके एड ऑन भी करना है। तो देखो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर देखना है, हमने रख दिया यहाँ 0, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए, ना m ना कुछ भी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, 1/1 प्लस r कितना है हमारे पास 14%, 14 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.14 और 1 में ऐड कर देंगे तो 1.14 आ जाएगा। तो 1/1.14 की पावर 1, तो पहले आप करो 1/1.14, ठीक है, पावर 1 है। तो क्या करेंगे, एक बार इक्वल टू दबा देंगे, ठीक है, एक बार इक्वल टू दबा दिया हमने। मल्टीप्लाई कितने का है, 100 का है, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 100, ठीक है, कर दिया यहाँ पे 100, इक्वल टू दबा दिया, कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें प्लस करना है, तो अब ऐसा नहीं कि इसको एक जगह नोट डाउन कर रहे हो फिर इसको सॉल्व कर रहे हो, नहीं, अब हमें प्लस की कमांड देनी है। मतलब जो हमारा पिछला वैल्यू आई है वो आगे वाली वैल्यू आने के बाद दोनों प्लस हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, m प्लस का कमांड देंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो m प्लस का कमांड दे दिया, m प्लस का कमांड दे दिया। अब बाकी सॉल्व करो, फिर यहाँ पे 1/1.14 की पावर 2 है, तो फिर दबाएंगे 1/1.14, ठीक है, क्लियर। पावर 2 है मतलब 2 बार, तो इक्वल टू बटन 2 बार दबाओ, 1 2। मल्टीप्लाई कितने का करना है जरा बताओ, मल्टीप्लाई करना है हमारे पास 100 का, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई 100 करने पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर क्या करेंगे, m प्लस का कमांड दे देंगे क्योंकि आगे वैल्यू है, तो m प्लस का कमांड दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, m प्लस का हमने यहाँ पे कमांड दे दिया। अब आगे क्या करना है, 1/1.14 की पावर 3 है, तो 1 और अपॉन, ठीक है, 1.14 कितनी बार दबाओगे, 3 बार, 1 2 3, मल्टीप्लाई कितने का करना है अब 1100 का, तो 11 और 00 मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू दबा दिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, m प्लस दबा देंगे और उसके बाद आप दबा दोगे यहाँ पे क्या, MRC, m प्लस दबा दिया, m प्लस के बाद आप MRC दबा दोगे तो तीनों का टोटल आ जाएगा, कितना आ गया 960.1347, तो 960.1347 ये आपका बॉन्ड वैल्यू होगी जो आपको परचेज करना चाहिए, ठीक है ना। तो वही आपसे कह रहा है एट द वाइट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ, कितने परचेज करना चाहिए 960.1347 पे, बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे परपेचुइटी क्या होती है। देखो परपेचुइटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि परपेचुइटी होती क्या है, तो इसको मैं एक बहुत ही सिंपल वे में बताना चाहूँगा कि परपेचुइटी आपकी मतलब ऐसी होती है कि परपेचुइटी का मतलब आप ऐसे समझो कि एक जादुई गुल्लक है, आपके पापा ने आपको एक जादुई गुल्लक दी है जिसमें आपने एक बार 100 रुपये डाला और हर महीने आपको 5 रुपये मिल रहे हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जादुई गुल्लक है जिसमें आपने एक बार में 50,000 रुपये डाला और आपको हर साल 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, टाइम पीरियड मिलते ही जा रहे हैं, आगे मिलते ही जा रहे हैं, उसका कोई एंड पीरियड नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो मिलते ही जा रहे हैं। आप हो, आपके शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, ठीक है, वो चलता ही जा रहा है प्रोसेस। तो परपेचुइटी क्या होती है, परपेचुइटी हमारी एक ऐसा मनी होता है जो हमें
हर साल या फिर हर महीने या सदा जीवन के लिए हमें मिलता ही रहता है, उसकी कोई भी एंड डेट नहीं होती है। और दूसरी चीज़, वो एक और चीज़ होती है कि वो आपका एक फिक्स अमाउंट जो भी होता है वो आपको हमेशा मिलता ही रहता है। जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि एक जादुई पेड़ है, उस जादुई पेड़ में आपको सीज़न में, ठीक है, उस जादुई पेड़ में आपको सीज़न में हर साल आम ज़रूर आपको यहाँ पे मिलते हैं। एवरी ईयर जब भी सीज़न आता है वो आपको आम दे के जाता है, यानी वहाँ पे आम उगते हैं, आप आम वहाँ से तोड़ सकते हो। उसकी आप केयर करो चाहे ना करो, उसमें पानी डालो या ना डालो, कुछ करो या ना करो, धूप मिले या ना मिले, पर वो जादुई पेड़ ऐसा पेड़ है जो कभी मरता भी नहीं है और हमेशा सीज़न में आम देता ही देता है और आजीवन। ठीक है, क्लियर। तो वो आपकी क्या कहलाती है, परपेचुटी। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि परपेचुटी मीन्स क्या होता है, मनी दैट कम्स फॉर एवर और एन इंस्टॉलमेंट दैट लेस फॉर एन इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम में। ठीक है ना। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी परपेचुटी गोल आपसे अगर पूछेगा, ठीक है, तो परपेचुटी में जो फॉर्मूला यूज़ होता है सिंपल सा, अगर आप कोई भी पी अमाउंट एवरी ईयर या एवरी ईयर आपको मिल रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज पी अमाउंट आपको एवरी ईयर यहाँ पे मिल रहा है, तो पी अपॉन हो जाएगा आर अपॉन 100, तो ये आपकी कहलाती है परपेचुटी। बस इसी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि कह रहा है कि रमेश वांट टू रिटायर एंड रिसीव 3000 अ मंथ, ही वांट टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन। मंथली पेमेंट की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, ईयरली नहीं, मंथली पेमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है वो कंपाउंडेड एनुअली आपको दे रखा है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, एनुअली। तो हमें पहले इसका मंथली निकालना होगा। मंथली निकालने के लिए आप क्या करोगे, 8% है, डिवाइड बाई 12 कर दो। तो 8 डिवाइड बाई 12 कितना होता है, जरा कैलकुलेट कर देंगे। 8 डिवाइड बाई 12, ये वैल्यू हो जाएगी 0.66666, 0.6666666 इस तरीके से। ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मच नीड टू सेट असाइड टू अचीव परपेचुटी गोल, क्या गोल होना चाहिए, तो P अपॉन कितना है यहाँ पे, क्या बताया था, R अपॉन 100, यही बताया था मैंने। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमें मंथली पेमेंट चाहिए और हमें कितना मंथली पेमेंट चाहिए, 3000, तो 3000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R कितना हो गया 0.66, तो भाई 0.66666666 करेंगे, डिवाइड बाई कितना कर दोगे 100 कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 0.006666, बस इसको हम डिवाइड कर दो। क्या करोगे, अब दोबारा काटने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड दबाओ, इक्वल टू दबाओ, मल्टीप्लाई कर दो 3000 का, 3000 कितना आ गया 4,50,000। ठीक है, ये आपकी हो गई परपेचुटी गोल। तो 4,50,000 रुपये आपका ये आ जाएगा। तो अगर आप 4,50,000 रुपये देते हो तो आपको 3,000 रुपये हर महीने आपको मिलता जाएगा, दैट इज़ अ परपेचुटी। एक बार आपने पैसा डाला, हर महीने आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं CAGR की। देखो CAGR क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है। CAGR की अगर हम लोग बात करें तो हमें CAGR में ये पता करना होता है कि भाई हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, हमने आज कुछ पैसा रेवेन्यू में डाला, हमें नेक्स्ट ईयर में कुछ रेवेन्यू हुआ, हमें उसके थर्ड ईयर में कुछ रेवेन्यू हुआ, हमें फोर्थ ईयर में कुछ रेवेन्यू हुआ, तो हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगी। हम रेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारी कितनी हो रही है। तो CAGR कहता है कि रियल एवरेज परसेंटेज रेट एट विच योर मनी ग्रो अप ईच ईयर। तो यहाँ पे देखो क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला समझना आपने, सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे कि भाई कंपाउंड CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होगा, जो आपकी यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या होगा, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी फाइनल वैल्यू होगी और अपॉन जो भी करंट वैल्यू होगी, ठीक है ना, फाइनल वैल्यू अपॉन करंट वैल्यू, ठीक, और इसके बाद 1 अपॉन में आपका हम कहेंगे कि जो हमारा फाइनल ईयर है माइनस करंट ईयर है, उससे हम लोग यहाँ पे महज कर देंगे। तो जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं समझो। इस पे आपसे एक क्वेश्चन ऐसे देगा, कह देगा कि सपोज द रेवेन्यू ऑफ ए कंपनी फॉर 4 ईयर्स एज फॉलोज, कैलकुलेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। 4 ईयर्स की रेवेन्यू आपको दे रखी है, पहले ईयर रेवेन्यू आपकी थी 100 रुपये, फिर 120 रुपये, फिर 160 रुपये, 210 रुपये। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बतानी है, तो कैसे बताओगे, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, तो क्या बताया था मैंने, जो भी फाइनल वैल्यू होगी, जो भी आपकी करंट वैल्यू होगी, 1 अपॉन करके फाइनल ईयर माइनस करंट ईयर। ठीक है ना, फाइनल वैल्यू कितनी है, यानी
13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 16 में कितना आप बताओ 210, तो 210 रख दो अपॉन करंट वैल्यू कितनी है 2013 में कितनी थी हमारे पास 100 थी, क्लियर, 1 अपॉन फाइनल ईयर हमारा कितना था, तो ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल, ये हो गया 3 साल, ये हो गया 3 माइनस और ये पहला साल, तो ये हो गया हमारे पास 3 साल हो गया टोटल। 3 साल का मतलब यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको या तो ऐसे लिख दो 3 साल, और या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि फाइनल ईयर मतलब करंट ईयर का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप ये बताओ टोटल कितने साल हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 4 में से 1 पहला माइनस कर दोगे तब भी आप आ जाएगा 1/3, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो 1 2 3, ठीक है ना। तो दैट इज ये आपका कहलाएगा यहाँ पे क्या ईयर, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2.1 की पावर 1/3, 2.1 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/3, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझना, ये तो आ गया हमें CAGR, लेकिन हमें इसके रेट परसेंट को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। रेट परसेंट को हमें फाइंड आउट करना है तो -1 करते हैं, उसके बाद सुनो क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, -1 करेंगे रेट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए और इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपकी रेट परसेंट हो जाएगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी करना होगा, -1 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे -1 और इंटू में हम लोग 100, तो जैसे ये वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे -1 और इसके बाद इंटू में 100। चलो अब यहाँ पे सवाल ये है कि 2.1 की पावर 1/3 को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 2.1 की पावर 1/3 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका कैलकुलेटर में शॉर्ट तरीका समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, 2.1 लिखोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखा मैंने 2.1, अब इसकी पावर कितनी है 1/3 है, यानी पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2.1 लिखा, 2.1 लिख दिया मैंने। अब रूट का बटन दबाना है 12 टाइम्स तक, रूट का बटन दबाना है 12 टाइम्स तक, ठीक है ना। दबाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दबा दिया यहाँ पे 12 टाइम तक। उसके बाद क्या करोगे उसके बाद करना है -1, उसके बाद किया -1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई, ठीक है, n मतलब जो भी आपका ईयर है डिनोमीटर में 3, तो डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे -1 किया, उसके बाद डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देंगे n, यानी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर +1 कर दिया हमने, दोबारा लेके आओ उल्टा, प्लस कर दिया 1, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो प्लस कर दिया हमने यहाँ पे कितना 1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, तो देखो मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ गया 1.2805, कितना आ गया 1.2805, -1 कर दोगे जो यहाँ पे था, -1 कर दिया और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 28.05%, -1 करके इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 28.05%। तो दैट इज ये आपका होगा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया पूरा क्या होता है सिंकिंग फंड्स की एप्लीकेशन और सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ये आपका पूरा TVM खत्म है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, PNC की। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।